हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अंतिम। कुछ दिन पहले तक जिस शांत निवास में खुशियों की किलकिलाहट गूंजती थी, आज वहां मातम छाया हुआ था। आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। घर के हॉल में फर्श पर एक 8 वर्ष का बच्चा अमृत पड़ा हुआ था और उसकी माँ कविता उसे लिपट लिपट दहाड़ मार मार कर रो जा रही थी। तरुण, मेरे बच्चे, मेरे लाल, उठ जा। एक बार तो अपनी माँ के सीने से लग जा। आसपास बैठी महिलाओं से पकड़ अलग करती, लेकिन वे अपने बेटे से लिपटी जा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए इस सच को स्वीकार करना कि उसके बेटे की सांस अब थम चुकी है। कविता के लिए तो और भी मुश्किल था कि तरुण के पिता संजय अपने बेटे के पास आकर फूट फूट कर रोने लगे। उसको रोता देखकर कविता हैरान रह गई। अचानक वे उठती है और उसके कुर्ते का कॉलर पकड़कर चीख पड़ती है, अपने आप ही मेरे बेटे तरुण को मारा है। आप पत्थर दिल हैं, आपके पास दिल नहीं है। दो महिलाएं बड़ी मुश्किल से उस संजय से अलग करती हैं और संजय वहीं जड़वत हो गए। उनकी आंखों में पलक भी नहीं छप रही थी, बस आंखों से आंसू बहते हुए आंसू ही उनके जीवित होने का प्रमाण दे रहे थे। वैसे उस समय अपने पिछले दिनों में पहुंच गए थे जहां संजय की मां शांति जी उसकी शादी के बाद दादी बनने के सपने देखने लगी थी। लेकिन 3 वर्ष बाद जब कविता की गोद सुनी रही तब वे बहू कविता को अपने परिचय की डॉक्टर मीनाक्षी के पास ले गए। डॉक्टर मीनाक्षी ने कविता की पूरी जांच की और बोला कि आंटी जी, सब कुछ नॉर्मल है, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन शांति जी के पास धैर्य कहाँ था। आसपास की महिलाओं को जब ये अपने पोते पोतियों के साथ देखती तो उसका मन बेहोश कर रह जाती। उसकी बेटी काजल भी दूसरी बार माँ बन चुकी थी, लेकिन बहू की उन्हें दादी बनने का सुख नहीं दे पा रही थी। धीरे धीरे वे चिड़चिड़ होने लगी। इस बहू को वो पलकों पर बिठा कर रखती थी। अब उसे वे बात बात पर ताना देने लगती। कविता चाय देती तो चीनी कम या अधिक होने की कमी निकालने लगती। कविता पैर दबाने जाती तो वे अपने पैर पीछे कर लेती। सास के ऐसे बर्ताव से कविता का मन बहुत आहत होता। अकेले में वह रो लेती, लेकिन पति से कभी कुछ नहीं कहती। संजय उसकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझते थे। वे उसे समझाती कि भगवान पर भरोसा रखो, उसकी कृपा से एक दिन तुम्हें माता बनने का सुख अवश्य प्राप्त होगा। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। एक दिन कविता रसोई में सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक से उल्टी की उबाक आने लगी। वह बाथरूम की तरफ भाग कर गई। तब की नौकरानी बिमला वहीं बर्तन धो रही थी। उसकी अनुभवी आंखों ने सब कुछ समझ लिया। वे दौड़कर शांति जी के कमरे में गई और बोली, ये बहू जी के पाँव भारी हैं। ये खबर सुनते ही शांति जी उछल पड़ी। कविता जब मुंह धो कर आई तब उन्होंने उसे प्यार किया और बेटे को फ़ोन करके जल्दी घर आने को कहा। संजय को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह कविता को लेकर डॉक्टर मनीषा के पास गया। उन्होंने चेकअप करके संजय को खुशखबरी सुनाई, साथ ही सावधानी बरतने को भी कहा। उसी दिन से शांति जी बहू की पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगे। संजय की दुकान से फ़ोन करके पत्नी से पूछते रहते कि खाने को चाहिए तो बना देना, अपना ख्याल रखना। कविता के बेटे का नाम तरुण और संजय ने बेटी का नाम रिया सोच लिया था। देखते देखते 8 महीने बाद कविता को 9वां महीना लग गया। कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक उसे दर्द होने लगा। शांति जी उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। कुछ देर बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। पोते के जन्म की खुशी ने जैसे शांति जी को पागल ही कर दिया। खुशी की अधिकता में उसके आंसू तक निकल गए। उन्होंने फ़ोन कर के सारे रिश्तेदारों को अपनी दादी बनने की खबरी दे दी। नर्स ने जब बच्चे को शांति जी गोद में दिए तो उसे बिना पलक झपकाए निहारती रही। अब तो शांति जी के दिन अपने पोते की मालिश करने उसके साथ सपने देखने में बीतने लगे। उधर बेटे के जन्म के बाद संजय की दुकान में भी मुनाफा होने लगा। कुछ महीनों में उसकी दुकान संजय
कैथोड सेंटर से संजय टेक्सटाइल शोरूम में बदल गई। उसने अपने घर में भी रिनोवेट करवा कर उसका नाम शांति निवास कर रख दिया। तो धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया। तरुण मेरे जन्मदिन पर संजय ने एक शानदार पार्टी दी थी। नया तरुण सभी को आंखों का तारा था। कभी वे दादी गोद में बैठ जाता तो कभी अपनी माँ के आंचल में छुप जाता। अपनी तोतली बोली से सबको हंसाता रहता। संजय भी घर जल्दी आ जाते और बेटे के साथ बच्चे बन जाते। देखते देखते तरुण 3 साल का हो गया। पहली बार वे स्कूल जाने लगा तो कविता उसे गले लगा कर रो पड़ी और स्कूल से आकर वह जूते इधर उधर फेंक कर सबको अपने दोस्तों के बारे में बताने लगता। संजय से तरह तरह के प्रश्न भी पूछता रहता। उसकी बौद्धिक क्षमता देखकर संजय कविता से कहता, पता है कविता, पापा मुझे खूब पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनका समय निधन हो जाने के कारण वे अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। लेकिन मैं अपने तरुण को बहुत पढ़ाऊंगा, उसे बड़ा अफसर बनाऊंगा। ईश्वर की लीला भी अजीब है, कभी तो बहुत दे देता है और कभी नहीं। तरुण अब 7 साल का हो चुका था। एक स्कूल में उसे चक्कर आ गया। स्कूल से फोन आया कि कविता भागकर स्कूल पहुंची। वे तरुण को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने कहा घबराने वाली कोई बात नहीं है, अधिक खेलने कूदने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। शांति जी जब अब बढ़ती उम्र का असर होने लगा था, वे बीमार रहने लगी थी। दवा लेने के बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और वे एक दिन सोते सोते ही इस दुनिया से चली गई। इसी बीच तरुण को 1-2 बार फिर से तबीयत खराब हुई और दवा से वे ठीक भी हो गए। संजय और कविता शांति जी की बीमारी की व्यवस्था के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाए। तरुण काफ़ी कमज़ोर हो गया था। कुछ दिन बाद वह फिर से जब बीमार पड़ा तब डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की, सभी तरह के टेस्ट किए। तब रिपोर्ट देखी तो वे तंग रह गए। उन्होंने संजय को अकेले में बुलाया और उसे रिपोर्ट दिखाते हुए बोले, संजय, तरुण के दिल में छेद है जिसके कारण उसे बार बार चक्कर आ जाते हैं और जिसके कारण बीमारी के कभी कभी बीमारी के लक्षण दिखाई देते, जिसके कारण हमें डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते। तरुण के केस में भी कुछ देर ही हो चुकी है, तो क्या मेरा बेटा संजय ने खुद को समझे। कुछ महीने हैं उसके पास, उस समय पर दवा देते रहना। तुम कविता को भी ध्यान रखना होगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए डॉक्टर बोले। थके कांपते कदमों से संजय घर आ गया। बिस्तर पर लेते तरुण को देखा से उसने अपने आंसू रोके। कविता से भी नजर नहीं मिला सका। कविता जब भी पूछती रिपोर्ट में क्या निकला, तरुण क्यों बार बार बीमार पड़ा है, वे बोले कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा कहकर वे बात टाल देते। अब संजय दुकान पर अधिक रहने लगे। तब आते तरुण को थोड़ा बात करते और फिर अपने कमरे में बंद हो जाते। कविता उनसे कहती कि तरुण आपके साथ खेलना चाहता है। वे कहते हैं कि तुम हो ना और निकल जाते हैं। कविता दिन भर तरुण के साथ रहती, उसके साथ खेलती, उससे सेहत संभालती और तरुण पिता को याद करता तो कविता उससे कहती, पापा आएंगे बेटा और आपके साथ खूब बात करेंगे और खेलेंगे भी। बेटे के प्रति संजय की उदासीनता देखकर वे हैरत में थी। वे संजय को पत्थर दिल पिता कहती रहती कि साधारण शब्दों से संजय का मन फिर से बेटे की तरफ हो जाए। लेकिन तरुण की कमजोरी बढ़ती जा रही थी। फिर भी वे ठीक होता तो स्कूल चला जाता। दिन सप्ताह गुजर गए। एक दिन उसे सांसें लेने में तकलीफ होने लगी। तब उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। संजय तरुण के सिर पर हाथ फेरते हुए वे पूछता, पापा मैं ठीक हो जाऊंगा ना। पापा अपने आंसू छुपाकर मुस्कुरा संजय कहते, हाँ बेटा, और बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगे। बेटे की बिगड़ती हालत देखकर कविता डॉक्टर पर चिल्ला पड़ी, आप बता दें क्यों नहीं, मेरे बेटे को क्या हुआ है, वह ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तब मजबूर होकर डॉक्टर ने उसे तरुण की बीमारी बताई। कविता जी, आपके बेटे के दिल में छेद है, इसलिए वह बार बार बीमार पड़ता रहता है। बेटे की बीमारी सुनकर कविता का कलेजा फट गया था। उसकी आंसू से आंसू नहीं थम रहे थे और इधर संजय बेचारा निर्विकार खड़ा था। आज 8 साल का
नन्हा तरुण जिसकी जिंदगी की जंग हार गया, अपने माता पिता को रोते बिखरते छोड़कर वो इस दुनिया से चला गया। इसलिए आज शांति निवास में मातम था। कविता को दुख था कि तरुण को जब पिता की जरूरत थी तब वे कठोर बन गए और अब आंसू बहाने का बहाना दिखावा कर रहे थे। इसलिए वे अपने पति पर चिल्लाई कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर संजय ने अपने बेटे को विदाई दी। 2 दिन बाद संजय दुकान पर जाने लगे, लेकिन कविता बेटे की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रहती थी। तरुण की मौत के बाद कविता हर दिन संजय पर गुस्सा निकालती। उसे लगता कि उसके पति ने अपने बेटे को नज़रअंदाज किया है, उसकी देखभाल नहीं की। वह अक्सर कमरे में जाकर तरुण की तस्वीर से कहती, बेटा अगर तेरे पापा ने ध्यान दिया होता तो जिंदा होता। बेटा तेरे चले जाने के बाद शांति निवास सुनना पड़ा, जहाँ हर कोने में उसके खेलने कूदने की आवाज़ आती रहती। वहीं अब सब गायब हो गए। कविता रात रात भर बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रहती और बार बार भगवान से पूछती, क्यों मेरा लाल मुझसे छीन लिया आपने। संजय बाहर से काम में डूब रहने का नाटक करते, लेकिन उसका मन हर पल बिखर जाता। उन्होंने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए। इसी अपराध बोझ में संजय और टूट गया। एक दिन दुकान में 2 स्टाफ कविता पास और बोले, मैडम साहब दुनिया दुकान पर आकर फिर न जाने कहाँ चले जाते हैं, क्या मतलब इसका। कविता तो बड़ी हैरत हुई। पिछले 3 महीने से हम लोग गायब साहब को रोते देख रहे हैं। खाना पीना उन्हें सब छोड़ दिया। हम लोगों के बहुत जिद करने पर मुश्किल से एक रोटी उनके गले में जाती है, परंतु तरुण बाबा के जाने के बाद भी उन्होंने खाना छोड़ दिया। हम लोगों को बहुत जिद करने पर कभी कभी 1-2 कौर हम लोगों के साथ खा लेते हैं। तभी कविता हैरत होकर सोचने में पड़ी अभी कहाँ गए हैं, क्या तुमको पता है। तो पता नहीं मैडम, 2-3 दिनों से तो दुकान जाकर फिर कहीं चले जाते हैं। दूसरा स्टाफ बोला। कविता चकित रह गई। उसका मतलब इस संजय को तरुण के बारे में मालूम था। मैं कमजोर ना पड़ जाऊं इसलिए मुझे बताया नहीं और अकेले अकेले दुख सहते रहे। अब कविता को कुछ समझ में आ गया था। हे भगवान, मैं उन्हें क्या क्या करती रहती। वे अकेले चुपचाप इस दुख में जी रहे थे। तभी घर का मालियार वे धीरे से बोला, मालकिन हमने बाबू साहब को बगीचे में अक्सर ही रोते देखा। उसी समय ड्राइवर और एक बैग रखकर अब जाने लगा। कविता ने उससे पूछा, साहब कहाँ जाते हैं रहते हैं। डरना आंखों से बोला, मैडम सर कभी पार्क में जाकर रोते हैं तो कभी तरुण बाबू के स्कूल के बाहर। तभी थोड़ी देर बाद संजय बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। लगभग हाथ में 5 साल के बच्चे की उंगली और दूसरे हाथ में 7 साल की बच्ची की उंगली पकड़ते हुए दिखाई दी। आते हुए पत्नी से बोले, कविता संभालो तरुण और रिया को। आंसू से भरी आंखों से कविता संजय की ओर देखी, जैसे कह रही है मुझे माफ करना, मैंने अनजाने आपको ना जाने क्या क्या कह दिया। संजय भी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा, जैसे कह रहे मैं पत्थर दिल नहीं हूँ कि तुम्हारा मातृत्व एहसास को ना समझूं। तभी 2 बच्चे उससे लिपट गए। मम्मी मेरी मम्मी कहकर झुकने लगे तो उनकी प्रेरणा टूटी। कभी तो दोनों को अपनी भुजाओं में भरते हुए बोली, मैं तुम दोनों की मम्मी हूँ। वे हाथ आशा चूमने लगी। संजय उसकी ममता और बत्तीश को देखकर भाव विभोर हो गए। वहाँ खड़े घर के नौकर स्टाफ और ड्राइवर आंखों ही नम हो गई। संजय भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए दीवार पर टकी तरुण की तस्वीर देखते हुए बोले, तरुण बेटा अब हमें इन्हीं बच्चों में आपको देखेंगे। उसी दिन उस घर में फिर से चकाचौंधी मचने लगी। घर बच्चों के शोर से पूरा वातावरण गुंजेसान होने लगा। दरअसल ये बच्चे अनाथालय से गोद लिए थे। संजय जी ने डॉक्टर से ये बात जाने कि तरुण ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा, तभी उसने ठान लिया कि कविता को कभी भी ममता से वंचित नहीं रहने दूंगा। लेकिन उसने कविता को ये बात नहीं बताई ताकि उसका ध्यान तरुण से नहीं हटे और वे मानसिक रूप से टूट न जाए। तरुण के जाने के बाद कविता लगा बिखर चुकी थी। संजय ने उन दोनों बच्चों को घर लाकर उनको चौंका दिया। तभी उसने शर्मने लगा, मानो तरुण आत्मा भी ऊपर से उतर कर उनके बीच आ गई और कह रही थी, मैं अब चैन से हूँ क्योंकि मेरे माता पिता फिर से मुस्कुरा रहे। शांति निवास में महीने के बाद आज पहली बार फिर से बच्चों की किलकिलाहट गूंज रही थी। कविता ने दोनों बच्चों को गोद में भर लिया। पूरा घर रोशनी भर दिया। नौकर चाकर पूरा स्टाफ सबकी आंखें भीग गई और शांति निवास में जो सन्नाटा महीनों से पसरा था वह अब बच्चों की हंसी और ममता की गिराहट से टूट चुका था। ये सच्ची दोस्तों
माँ की ममता अनमोल होती, कोमल होती। बच्चों को जरा सी तकलीफ में तो माँ तड़पने लगती, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो पिता उतना ही तड़पता है, लेकिन वे अपने आंसुओं को पी जाता है, किसी को दिखाता नहीं। तो ये कहानी कैसी लगी दोस्तों?